हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 2 जैविक खेती परिभाषा महत्व एवं भविष्य, आज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट इनके बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है जैव उर्वरक। आज हम जैव उर्वरक के प्रकार एवं उपयोग विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले के लेक्चर की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इससे पहले के भी लेक्चर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैव उर्वरक प्रकार एवं उपयोग विधि। जैव उर्वरक जीवित एवं प्रभावशील कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों का वह उत्पाद है जिसके माध्यम से पर्यावरणीय मित्रता के साथ पौध पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैव उर्वरक जीवित एवं प्रभावशील कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों का उत्पाद है जिसके माध्यम से पर्यावरणीय मित्रता के साथ पौध पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर फसलों का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव उर्वरकों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक से अधिक मात्रा में स्थिरीकरण किया जा सकता है। जो जैव उर्वरक होते हैं उनमें जो उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उनके माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक से अधिक मात्रा में स्थिरीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिकाऊ फसलों उत्पादन के लिए जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। जो टिकाऊ फसलों उत्पादन करते हैं अपन, उसमें जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, यह निश्चित है कि बिना सूक्ष्म जीवाणुओं के योगदान के कृषि उत्पादन भी असंभव है। यदि सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे तो कृषि का जो उत्पादन है वो हम बढ़ा नहीं सकते, असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य पौध पोषक तत्वों में नाइट्रोजन का विशेष हिस्सा है एवं 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग 80,000 टन नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन यह पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है, प्रकृति में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में उपलब्ध इस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाना। जो प्रकृति में सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है, टिकाऊ कृषि में मृदा स्वास्थ्य के रखरखाव, पर्यावरण संरक्षण एवं पौधों को पोषक तत्व आपूर्ति के लिए जैव उर्वरक का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। नेक्स्ट टॉपिक है, जैव उर्वरक की परिभाषा। जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुषुप्त जैव कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल आदि एकल या संबंधित समूह है जो किसी वाहक जैसे ठोस पदार्थ या द्रव्य में मिश्रित होता है। जो जैव उर्वरक है वो एक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुषुप्त जैव कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल आदि एकल या संबंधित समूह है जो किसी वाहक से ठोस पदार्थ या द्रव से मिश्रित होते हैं। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनुपलब्ध पौध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने, पादप बढ़वार पदार्थों को स्रावित करने तथा साथ ही मृदा की क्रियाशीलता एवं गुणवत्ता तथा पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि करने में उपयोगी है। नेक्स्ट है, जो पौधे होते हैं वो स्वास्थ्य वृद्धि करने में उपयोगी हैं। नेक्स्ट है, जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति करवाते हैं। जैव उर्वरक जो होते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करवाते हैं। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर, एजोला व नीलहरित शैवाल हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्राव करते हैं जिससे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो जैव उर्वरक हैं जैसे एजोटोबैक्टर, एजोला व नीलहरित शैवाल हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्राव करते हैं जिससे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट, इनके उपयोग से फसलों की उपज में 20 से 40% तक वृद्धि होती है। यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उपज में 20 से 40% तक वृद्धि होगी।
5वां पॉइंट है कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ जैव उर्वरक होते हैं जो एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। जो मृदा की दैनिक तीनों अवस्थाएं जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक, इनों में सुधार होता है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट नील हरित शैवाल व एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता आदि उपलब्ध कराते हैं। नील हरित शैवाल और एजोला जो होते हैं वो नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता आदि उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव रसायन क्रियाओं तथा विशेष पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव उर्वरकों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। इसमें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को 3 समूह में विभक्त किया गया है। पहला है दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, उदाहरण है राइजोबियम बैक्टीरिया। सेकेंड है दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी, उदाहरण है एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। थर्ड है एजोला फर्न के साथ सहजीवी, इसका उदाहरण है एनाबिना। नेक्स्ट है मुक्तजीवी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। बैक्टीरिया जिनमें परपोषित एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उदाहरण है एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेब्सिया। सेकेंड है नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषी है। नेक्स्ट है जो नील हरित शैवाल होती है वो प्रकाश संश्लेषी होती है। नेक्स्ट है फास्फोरस रूपांतरण। फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु जो कि अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एवं कवक। जो फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु होते हैं वो अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, उदाहरण है बैक्टीरिया और कवक। नेक्स्ट है सहजीवी कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध फास्फोरस के उत्ग्रहण में सहायक होते हैं। जो कवक होते हैं वो पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध फास्फोरस के उत्ग्रहण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साधारणतः फास्फोरस विलेयता में इनका योगदान नहीं होता है, उदाहरण है वेसिकुलर, अरब स्कूलर। नेक्स्ट है कंपोस्ट उत्प्रेरक। कंपोस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं? कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में परपोषी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए परपोषी जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायक होते हैं। क्या करने में? जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है उसे कम करने में सहायक होते हैं और उनमें उपस्थित तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये जीवाणु बैक्टीरिया, कवक एवं एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। इनमें ट्राइकोडर्मा, सेल्सुलोमोनास, पेसिलियोमाइसिस, एस्परजिलस आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है द पौध वृद्धिकारक राइजोबैक्टीरिया। ये जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, अपितु हार्मोन उत्पादन, पौध कोशिकाओं में विशिष्ट आयन वहन तथा संरक्षण रसायनों उत्सर्जन के माध्यम से पौध वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, हार्मोन उत्पादन, पौध कोशिकाओं में विशिष्ट आयन वहन तथा संरक्षण रसायनों उत्सर्जन के माध्यम से पौधों को वृद्धि बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरण है सूडोमोनास बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बेसिलस सुबिटिलिस
थायोबैसिलस, थायोक्सिडस और सैकेरोमाइन्स स्पीसीज सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ये जो तत्व है इनके बारे में ध्यान रखना है। जिंक को आसानी से कैसे उपलब्ध कराया जाता है इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम संचलन को बढ़ाने के लिए केले के राइजोस्फीयर से जीवाणु पृथक और विकसित किया गया है। पोटेशियम संचलन को बढ़ाने के लिए केले के राइजोस्फीयर से जीवाणु पृथक और विकसित किया गया है, जिससे पोटेशियम का आसानी से पौधों द्वारा अवशोषण हो सके। नेक्स्ट है फ्रेटुरिया ओरेटिया की एक नई जीवाणु प्रजाति जो एक बायोइनोकुलर है, जिसके प्रयोग से पोटाश उर्वरक का उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। राइजोबियम, यह एक जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों पर पाई जाने वाली एक ग्रंथियों में रहता है। राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों पर पाई जाने वाली ग्रंथियों में रहता है। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण कर उसका स्थिरीकरण करते हैं, जो अंत तक पौधों को उपलब्ध रहता है। ये जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण कर उसका स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जो अंत तक पौधों को उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइजोबियम कल्चर सबसे अधिक उपयोग होने वाला जैविक उर्वरक है। यह केवल दलहनी फसलों में ही प्रयोग किया जाता है। जो राइजोबियम कल्चर है वो अधिक उपयोग में लिया जाता है। यह केवल दलहनी फसलों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम की एक विशेष प्रजाति ही दलहनी फसल की एक विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाते हैं, जिसे क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। राइजोबियम की एक जो प्रजाति होती है वो ही दलहनी फसल की एक विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाते हैं, जिसे क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। पूछ लिया जाए इनोकुलेशन किसे कहते हैं तो ध्यान रखना है राइजोबियम की एक विशेष प्रजाति दलहनी फसल की एक विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाते हैं, जिसे क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट है एज़ोटोबैक्टर। यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं। जो एज़ोटोबैक्टर होते हैं वो जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये पौधों की जड़ों के क्षेत्र के समीप रहते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर उसका स्थिरीकरण करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पौधों की जड़ों के क्षेत्र के समीप रहते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके उसका स्थिरीकरण करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग गैर दलहनी फसलों जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, सब्जियों आदि में किया जाता है। ये जो जैव उर्वरक है इसका प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, सब्जियों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है याद रखना है एज़ोटोबैक्टर किस लिए प्रयोग किया जाता है तो गेहूँ, जौ, मक्का, सब्जियों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है एजोस्पाइरिलम। यह एक वायुप्रिय जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? वायुप्रिय जीवाणु है, जो मृदा में स्वतंत्र रहकर वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये जो होते हैं वो मृदा में स्वतंत्र रहकर वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है इस जैव उर्वरक का प्रयोग चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा, सब्जियों आदि में किया जाता है। ये जो एजोस्पाइरिलम है इसका उपयोग बाजरा, ज्वार, चावल, गन्ना, सब्जियों में किया जाता है। नेक्स्ट है आगे बात करेंगे हम नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरक की उपयोग विधि। जो नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरक होते हैं उनकी उपयोग विधि क्या है? नील हरीश शैवाल
तथा एजोला के अलावा सभी जैव उर्वरक का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बीजोपचार। राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एवं फॉस्फेट विलयकारी जैव उर्वरक के प्रयोग के लिए बीज उपचार विधि ही सुविधाजनक, सस्ती और उत्तम एवं अधिक प्रचलन में है। जो राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एवं फॉस्फेट विलयकारी जैव उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग की बीज एवं उपचार विधि सुविधाजनक, सस्ती, उत्तम एवं अधिक प्रचलन में है। सामान्यतः 10 से 12 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए एक पैकेट मतलब 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। यदि हम 10 से 12 किलोग्राम बीज को उपचारित करते हैं जैव उर्वरक से तो 200 ग्राम पर्याप्त रहता है जैव उर्वरक। नेक्स्ट है बीज उपचार निम्न प्रकार से करें। फर्स्ट पॉइंट है आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलकर उबालें। घोल ठंडा हो जाने पर 200 ग्राम जीवाणु खाद को इसमें मिलाते हैं। आधा लीटर पानी लेते हैं, उसमें 50 ग्राम गुड़ को घोल देते हैं। उसके बाद घोल ठंडा हो जाने पर 200 ग्राम जीवाणु खाद को इसमें मिला देते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद घोल को 10 से 12 किलोग्राम बीज के ढेर पर धीरे धीरे डालकर हाथों से मिलाएं, जिससे कि जैव उर्वरक अच्छी तरह से और समान रूप से बीजों पर चिपक जाए। 10 से 12 किलो बीज का ढेर लेना है, उसमें धीरे धीरे हाथों से मिलाकर जैव उर्वरक अच्छी तरह से समान रूप से बीजों पर चिपक जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार तैयार उपचारित बीज को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें। यदि बीज तैयार हो जाता है, जैव उर्वरक छिड़काव कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उसके बाद छाया में रखकर सुखाकर उससे बुआई कर देते हैं। नेक्स्ट है पौध या जड़ उपचार। रोपाई की जाने वाली फसलों जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च, प्याज आदि के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। जो रोपाई की जाने वाली फसलें होती हैं जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च, प्याज आदि के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। इस विधि में जैव उर्वरक की मात्रा बीज उपचार की अपेक्षा कुछ ज़्यादा में लगती है। जो जैव उर्वरक की मात्रा होती है वो बीज उपचार की अपेक्षा कुछ ज़्यादा लगती है, परंतु जड़ उपचार विधि द्वारा अधिक संख्या में जीवाणु पौध जड़ों पर चिपककर जड़ों के पास पहुंच जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो पौध जड़ों पर चिपककर जड़ों के पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जिससे उपचारित पौध रोपाई पर पौध वृद्धि अच्छी होती है। नेक्स्ट है पौध जड़ उपचार निम्न प्रकार से करें। जीवाणु खाद का फर्स्ट पॉइंट है जीवाणु खाद का जड़ उपचार द्वारा प्रयोग रोपाई वाली फसलों में करते हैं। जीवाणु खाद का जो जड़ उपचार है वो प्रयोग रोपाई वाली फसलों में करते हैं, अन्यथा किसी फसल में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाया जाता है। जो जैव उर्वरक होता है उसका 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त पौध की जड़ों 20 से 25 मिनट तक उपरोक्त घोल में डुबो कर रखते हैं। जो पौध की जड़ें होती हैं उनको 20 से 25 मिनट उपरोक्त घोल में डुबो कर रखते हैं। इसके बाद उपचारित पौध को छाया में रखें तथा यथाशीघ्र रोपाई कर दें। जो उपचारित पौध होती है उसे छाया में रखकर यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द उसका रोपाई कर दें। नेक्स्ट है बर्तन में बचे हुए घोल से मिट्टी या राख या कंपोस्ट खाद अच्छी तरह मिलाकर खेत में मिट्टी मिला देनी चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा मृदा उपचार। इस विधि द्वारा एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एवं फॉस्फेट विलयकारी जैव उर्वरक का प्रयोग सभी खाद्यान्न की फसलों, तिलहन, सब्जी या व फूलों में किया जाता है। जो इसका प्रयोग किया जाता है इस विधि द्वारा एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एवं फॉस्फेट विलयकारी जो जैव उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग सभी खाद्यान्न फसलों, तिलहनी फसलों, सब्जी की फसलों व फूलों में किया जाता है। नेक्स्ट है मृदा उपचार।
मृदा उपचार के लिए 50 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट खाद में 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को अच्छी तरह मिलाना चाहिए। जो मृदा उपचार करते हैं हम, उसमें 50 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट खाद होती है, उसमें 5 किलोग्राम जीवाणु खाद को अच्छी तरह मिलाना चाहिए। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए समय या बुआई से 24 घंटे पहले समान रूप से छिड़के और बुआई कर दें। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यदि हम बुआई के समय या बुआई से 24 घंटे पहले समान रूप से छिड़कना और उसके बाद बुआई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है कंद उपचार। 1 किलोग्राम कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार करते हैं। 1 किलोग्राम कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार करते हैं। घोल में आलू, लहसुन, गन्ना आदि के टुकड़ों को 10 मिनट तक डुबोकर बुआई करते हैं। जो घोल होता है उसमें आलू, गन्ना, लहसुन आदि के टुकड़ों को 10 मिनट तक डुबोकर बुआई करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।